नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों का क्लास चल रहा है NIOS ग्रेड 12 पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 8 है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से पावर का डिवीजन किया गया है, ठीक है, सेंटर में, स्टेट में, और संघीय व्यवस्था के क्या लक्षण होते हैं, क्या भारत जो है संघीय शासन है कि एकात्मक शासन है कि अर्ध संघात्मक शासन है, क्या है, ठीक है। और इसमें किस किस प्रकार की प्रणाली का है, जैसे मान लो संघात्मक है कि एकात्मक है कि अर्ध संघात्मक है। इसमें बहुत सारे डिबेट है, विद्वानों के बीच में डिबेट है, पॉलिटिकल जो थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल जो स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में बहुत सारे डिबेट हैं, ठीक है। तो कोई कहता है कि ये संघात्मक है, कोई कहता है कि नहीं जी एकात्मक है, कोई कहता है कि देखो ये दोनों का मिला जुला रूप है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था में क्या क्या चीज है, क्या क्या लक्षण रखा गया है, और भारतीय संघीय व्यवस्था क्या है, और संघ व्यवस्था किसे कहते हैं, उसमें किस तरह के लक्षण होने चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और ये समझ लेंगे तो एग्जामिनेशन में कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ना, आपका आंसर निकल आएगा। तो मेरा लक्ष्य यही रहता है कि आपको समझा के मैं ऐसा समझा दूं कि एग्जामिनेशन में अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे या किसी तरह से फंसाने की आपको कोशिश करे तो आप क्वेश्चन के मेन चीज को समझ पाए, ठीक है, और उसका आंसर लिख पाए, ठीक है। तो चलिए भारतीय संघीय व्यवस्था को आज हम समझते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहला मैं हर बार ये क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, ठीक है, और ये सजेशन भी देता हूं कि जब भी आपके सामने कोई भी टॉपिक आए तो उससे रिलेटेड जितना आपके दिमाग में क्वेश्चन बन सकता है आपको बनाना चाहिए, ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। बिना क्वेश्चन के आप उत्तर तलाशने का प्रयास नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, ठीक है, कि भारतीय संघीय व्यवस्था है क्या, और भारत में जो व्यवस्था है वो किस तरह की व्यवस्था है, संघीय है, एकात्मक है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, किस तरह की व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सवाल करने वाले हैं कि भारतीय संविधान किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है संघात्मक है कि एकात्मक है कि अर्ध संघात्मक है, ठीक। और दूसरा, भारत का संविधान संघात्मक है या एकात्मक है अथवा दोनों है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, ठीक है। मेन क्वेश्चन ही यही होगा, घुमा फिरा के कुछ भी पूछे, एक्चुअली में क्वेश्चन यही है, इसी का आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था, सबसे पहले हम समझते हैं कि संघ किसे कहते हैं, जो और संघीय व्यवस्था लिया कहां से गया है। अमेरिका जो है संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का सबसे मूल उदाहरण है। वहां पे फेडरल प्रणाली को अपनाया गया है, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। तो फेडरल सिस्टम में क्या ऐसे कौन से देश को हम फेडरल स्टेट कहेंगे, उसकी कुछ विशेषता होगी। तो वो विशेषता क्या है हम ये समझते हैं। देखिए, कोई भी देश अगर फेडरल है तो फेडरल होने के लिए उसके पास 3-4 मूल विशेषता होनी चाहिए। पहला क्या है कि उसका लिखित संविधान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संविधान जब लिखित रहेगा तभी जाके उसमें क्या क्या होगा, पावर का पूरा डिवीजन होगा, ठीक है। राज्य स्टेट के बीच में किस तरह के विषय पे वो कानून बना सकते हैं, दोनों के बीच में क्लैश नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें लिखित जो संविधान होता है ना उसी में होता है, ठीक है। तो सबसे पहला कि फेडरल जो स्टेट होंगे, ठीक है, फेडरल जो प्रणाली को अपनाते होंगे, उनमें सबसे पहला जो चीज है क्या होगा कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ना बेटा, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो क्या होगा, वो रिटेन होगा। क्या होगा, रिटेन होगा, लिखित संविधान होगा। दूसरा क्या होगा कि वहां पे संविधान ही सर्वोच्च होगा, संविधान की सर्वोच्चता सबसे ऊपर होगी, और वो संविधान क्या होगा, कठोर संविधान होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई भी आके उस संविधान में संशोधन कर दे या उस संविधान को पूरा चेंज कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो संविधान की क्या होगी वहां पे, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम क्या देखेंगे कि संविधान की उसमें सर्वोच्चता होनी चाहिए। तो क्या भारतीय संविधान सर्वोच्च है और क्या वो कठोर है, तो आगे हम ये भी देख लेंगे कि भारतीय संविधान कठोर है और सर्वोच्च भी है, संविधान से ऊपर
कोई भी नहीं है, ना राष्ट्रपति है, ना प्रधानमंत्री है, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सारे संविधान के अंतर्गत दिए गए आर्टिकल के तहत ही देश में शासन, प्रशासन, विधायी शक्ति जो भी है, जो संविधान के द्वारा दिया गया है, उसी का उपयोग कर सकते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कठोर भी है और लिखित भी है भारत का संविधान। दो चीज तो आपको मिल गया। तीसरा, शक्तियों का विभाजन होगा, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जितनी सरकार के कितने अंग है, आप देखो सरकार के 3 अंग है, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है, उसके बाद सरकार में भी कितने हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है। तो जो संविधान में क्या होगा, उसमें शक्तियों का विभाजन, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर को लेकर डिवीजन होगा, ताकि उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का विरोध ना हो, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा ना हो कि भाई देखो नहीं इस पे मैं कानून बनाऊंगा, नहीं जी इस पे मैं कानून बनाऊंगा। तो पावर को लेकर अब पूरी तरह से क्या होगा, डिवीजन होगा कि आप इस विषय पे कानून बनाओगे और राज्य इस विषय पे कानून बनाएगा, न्यायपालिका इस तरह का काम करेगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी शक्ति डिवाइड रहती है। ठीक है, तो ये चीज है कि शक्तियों का विभाजन होगा। ये भी हम अभी देखेंगे कि क्या भारतीय संविधान में शक्तियों का विभाजन है। दूसरा, जो चौथा है क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। मतलब न्यायपालिका पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो सकता, चाहे सरकार का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जितनी उसके पास जितना पावर होगा वो सब उसके संविधान के द्वारा क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, उसमें दिया गया होगा कि न्यायपालिका किस किस तरह का काम कर सकती है। ठीक है, और न्यायपालिका को ही क्या बनाया गया है, संविधान का सुपरविजन करती है। यही न्यायपालिका सुपरविजन करेगी कि कहीं सरकार कोई गलत कानून तो नहीं बना रही, कहीं सरकार संविधान में कोई ऐसा प्रावधान तो चेंज नहीं कर रहा है जिससे संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, यहां मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, बस ये समझो कि एक मूल ढांचा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा तो भारत का जो संविधान का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन पर्पज है, गोल है, वही बिखर जाएगा। तो ये जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, संविधान का रक्षक भी है और ये सरकार पे भी चेक बैलेंस रखती है। किसी तरह का विवाद हो जाए, दो जिस मान लो सेंटर और राज्य के बीच में कोई विवाद हो गया, ताकत को लग गया, किसी भी चीज को लेके, तो उसका क्या होगा, ये स्वतंत्र न्यायपालिका ही डिसाइड करेगी कि क्या चीज है वहां पे, क्या वैलिड है संविधान के हिसाब से। ठीक है, तो ये 4 चीजें तो होनी ही चाहिए संघीय व्यवस्था में, और भारतीय संघीय व्यवस्था में ये 4 चीजें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण। अब देखो, मैंने बताया ना कि हर विद्वान जो पॉलिटिकल स्कॉलर है, ठीक है, पॉलिटिकल जो विद्वान है, उनके बीच में क्या है, मतभेद है कि भारतीय संविधान क्या सही में संघीय व्यवस्था को पूरी तरह से अपनाता है, कि क्या वो एकात्मक व्यवस्था को अपनाता है, कि क्या दोनों का मिला जुला रूप है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग राय है, लेकिन जो संविधान में हमारे लक्षण है वो मैं बता रहा हूं कि इसमें एक जो भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है वो क्या क्या है। आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को दर्शाते हुए या लिखते हुए या उसकी व्याख्या करते हुए ये बताइए कि क्या भारतीय संविधान को संघीय संविधान कहना उचित है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा घुमा दिया। ठीक है, या ये बोलेगा कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक संविधान है, दोनों की विशेषताएं बताइए। दोनों को लिखना पड़ेगा, एकात्मक भी लिखना पड़ेगा, संघात्मक भी लिखना पड़ेगा। समझ गए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण क्या है। ठीक है, यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्या क्या चीज है जो भारतीय संविधान को या भारतीय शासन व्यवस्था को एकात्मक संविधान बनाता है, यूनिटरी फीचर्स देता है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम देखें तो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, क्या बोला गया है कि भारत का जो संविधान है ना, उसमें सेंटर को बहुत अधिक पावर दिया गया। आगे हम देखेंगे कि कैसे दिया गया है। ठीक है, कि जैसे मान लो आगे चल के आप देखोगे कि एक है केंद्रीय सूची है, एक राज्य सूची आएगा, एक संवर्ती सूची आएगा। ठीक है, इस तरह से 3 सूचियां आएंगी। ठीक है, एक अवशिष्ट भी आएगा। ठीक है, वो उस पे कौन कानून बना सकता है,
केंद्रीय सूची पे कौन कानून बना सकता है, राज्य सूची पे कौन कानून बना सकता है, संवर्ती सूची पे कौन कानून बना सकता है। तो ये तो हो गया कि डिवीजन कर दिया गया पावर का कि कौन कौन किस पे बनाए, संघात्मक भी आ गया। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि केंद्र को स्पेशल पावर दे दिया गया है कि वो उसमें छेड़छाड़ कर सके, उस पे कानून बना सके। तो शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। ये आगे देखेंगे कैसे। शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में है, अधिकतर शक्तियां जो हैं वो केंद्र को दे दी गई हैं, ठीक है। राज्य को भी दी गई है, लेकिन ऐसा कई बार ऐसा समय आएगा, ऐसा स्थिति आ जाती है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि राज्य पर भी केंद्र का कानून बना सकता है, विधि बना सकता है, ठीक है। तो शक्तियों का जो वितरण है वो केंद्र के पक्ष में ज्यादा कर दिया गया है, ठीक है। विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण, विधानमंडल जो है, राज्य के जो विधानमंडल हैं उस पर भी केंद्र का नियंत्रण रहता है। ये कैसे रहता है, राज्यपाल जो है, राज्यपाल को कौन चुनता है, मान लो कोई राज्य है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल जो है वो किसके द्वारा चुन के भेजा जाता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की राय लेकर ही उनको बैठाया जाता है। तो राज्यपाल जो है एक तरह से, इस पे भी बात करेंगे हम, कि केंद्र का एजेंट मान लिया जाता है। तो कोई भी विधि हो, कोई भी कानून हो, उस पे क्या करेगा, राज्यपाल उसको रोक सकता है या उसे राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है, ठीक है। कई तरह की चीजें वो कर सकता है, ठीक है। तो विधानमंडलों पर केंद्र का नियंत्रण कर दिया गया है एक तरह से। आपातकाल की घोषणा, जब आपातकाल की घोषणा होगी 360, 356, ठीक है, और 360 के तहत, तो आप देखोगे कि जब आपातकाल लगता है तो सारा का सारा पावर कहां चला जाता है, राज्य के पास पावर रहेगा, नहीं रहेगा। इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जिससे केंद्र का उस पे क्या रहता है, वर्चस्व रहता है विधानमंडलों पे। तो राज्यपाल जो क्या, राज्यपाल की नियुक्ति कौन कर दिया, राष्ट्रपति। अगला देख लें, राज्यों के लिए पृथक संविधान नहीं। जितने फेडरल गवर्नमेंट हैं, फेडरल स्टेट हैं, उनका सेंटर का एक अलग संविधान होता है, ठीक है, और राज्य का अलग संविधान होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो है सेंटर का एक अलग संविधान है और जितने राज्य हैं उनका एक अलग संविधान होता है, जिसमें वो राज्य के लोग क्या करते हैं, उस संविधान में बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है, उसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि राज्य के लिए कोई भी पृथक संविधान नहीं है, एक संविधान है और उसी संविधान के हिसाब से सबको काम करना है। इकहरी नागरिकता, अब यूनिटरी गवर्नमेंट में भारत में क्या है, इकहरी नागरिकता है। हम सब के सब किसके नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, ठीक है। क्या हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, क्या हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, क्या हम गुजरात के नागरिक हैं, नहीं, हम किसके नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। जब आप विदेश में जाओगे तो आप क्या दिखाओगे, वहां पे यही दिखाओगे ना कि हम भारत के नागरिक हैं और इस स्टेट में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक स्टेट की है, मतलब अमेरिका की अपने पूरे देश की है, और एक जो पर्टिकुलर स्टेट की है, जो जैसे वहां पे जो स्टेट होगा, ठीक है, उसकी एक अलग नागरिकता है, तो वहां दोहरी नागरिकता हो जाती है, ठीक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वित्त पर केंद्र का नियंत्रण, अधिकांश जो वित्तीय फाइनेंस होता है ना, उस पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। एक ही निर्वाचन आयोग है, यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका है, न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय से ऊपर कुछ कोई नहीं है, ठीक है। तो जो एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है यहाँ पे। राज्यों के संविधान में संशोधन करने की स्वतंत्र शक्ति का अभाव, राज्य जो है संविधान में संशोधन नहीं कर सकते, जिस तरह से अमेरिका में क्या है, राज्य जो है अपना संविधान बनाते हैं, अपने जरूरतों के हिसाब से उसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे भारत के संविधान में राज्य संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, ठीक है। तो राज्यों के संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, क्योंकि भारत में जनसंख्या के हिसाब से दिया गया है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है, इसलिए यहाँ पे असमान प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। संसद को राज्य के नाम में परिवर्तन तथा उनका पुनर्गठन करने का अधिकार है। अब देखो ये सबसे बड़ी ताकत है, अगर सेंटर चाहे तो राज्य का नाम बदल सकती है, सेंटर चाहे तो राज्य की सीमा बदल सकती है, सेंटर चाहे तो राज्य को दो भागों में डिवाइड करके एक नया राज्य बना सकती है, समझ रहे हो। तो किसके पास ज्यादातर पावर है, संसद के पास। इसीलिए कहा गया है कि जो एकात्मक शासन है, एकात्मक का मतलब है कि पावर किसके पास ज्यादा है,
सेंटर के पास, जिसके पास एक व्यक्ति के पास, एक संस्था के पास पावर क्या कर दिया गया है, एक्यूमुलेट कर दिया गया है, एकत्रित कर दिया गया है, तो ज्यादातर पावर सेंटर के पास चला गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आप देखो कि ये सारी चीजें कहां से हो रही हैं, ये सब सेंटर से हो रही हैं। संविधान जो है थोड़ा सेंटर की तरफ झुका हुआ दिख रहा है, इसलिए इसको कहा गया है कि इसमें भारत में एकात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। तो क्या हम इसे संघात्मक कह सकते हैं? अब क्या होगा कि भाई इसमें तो संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, तो इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, ये अर्ध संघात्मक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हैं, थोड़ा सा अब यहां पे हम समझ लेते हैं। वित्तीय संबंध के बारे में भी जानेंगे, प्रशासकीय संबंध के बारे में, और विधायकी जो संबंध है उसके बारे में जानेंगे। ये 3 तरह के संबंध होते हैं और 3 ही तरह का पावर होगा। ठीक है, विधायी संबंध या विधायी पावर, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव पावर भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है, और फाइनेंशियल रिलेशन। अब राज्य और केंद्र के बीच में क्या है, क्योंकि पावर इन्हीं दोनों के बीच में बटेगा, तो इन दोनों के बीच के संबंध को समझना भी जरूरी है। चलिए अगला देख लेते हैं, विधायी संबंध। ठीक है, विधायी संबंध में, ठीक है, संविधान के 11वें भाग में बोला गया है, 245 से लेकर 255 के बीच में इसमें बात कही गई है। अब इसमें क्या हम देखने वाले हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या हैं, किसके किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। असल में हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि राज्य और केंद्र कितने कितने विषय पे कानून बना सकते हैं, इनके बीच में पावर को लेकर किस तरह से डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम समझ सकते हैं और इसी को क्या कहते हैं, विधायी संबंध कहते हैं। ठीक है, कि विधि बनाने को लेकर इन दोनों के बीच में किस तरह के संबंध है। ठीक है, तो पहला जो है इसमें क्या किया गया है कि लिस्ट बनाई गई है। ठीक है, कि 4 तरह की लिस्ट है। पहला है संघीय सूची। संघीय सूची को समझ लेते हैं कि संघीय सूची का मतलब है कि वो सूची या वो विषय जिस पर केंद्र सरकार जो कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। ठीक है, और उसमें जो विषय रखे गए हैं, शुरू में 97 थे, इस समय 100 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो मतलब 100 विषय पे इस समय संघ सरकार जो है उस विषय पे कानून बना सकती है। ठीक है, अगला अगर हम देखें तो राज्य सूची के बारे में, नाम से पता चल रहा है कि राज्य सूची है तो राज्य कानून बनाएगा। ठीक है, अब राज्य सूची में क्या हुआ कि शुरू में इसमें कितने थे, 66 विषय थे, 66 विषय थे जिस पर राज्य कानून बनाता था। लेकिन 42वें संशोधन के बाद इसमें से 4 जो है विषय को निकालकर किसमें डाल दिया गया, संवर्तीय सूची में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया, संवर्तीय सूची में। और इस समय सिर्फ 62 विषय ऐसे बचे हैं जिस पर राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। ठीक है, तो अगर हम देखें पावर के मामले में, विषय के मामले में, तो यहां भी आपको दिखेगा कि 97 शुरू में दिया जाता था केंद्र सरकार को, लेकिन यहाँ पे 66 था और इस समय इसमें 100 हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे 62 है। तो केंद्र सरकार यहाँ भी आपको ताकतवर दिख रही होगी शक्ति के मामले में, इसीलिए कुछ विद्वान जो है इसको एकात्मक शासन भी कहते हैं, मतलब एकात्मक लक्षण भी भारतीय संविधान में पाई जाती है। ठीक है, अगला अगर हम देखें संवर्तीय सूची। संवर्तीय सूची का मतलब क्या है, संवर्तीय सूची का मतलब है कि वो सूची जिसमें जो विषय दिए गए हैं, मान लीजिए संवर्तीय सूची में जो विषय है उस विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाएंगी, दोनों विधि बना सकती हैं। ठीक है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 47 ऐसे विषय को चिन्हित किया गया था। ठीक है, ऐसे विषय को रखा गया था संवर्तीय सूची में जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कानून बनाती थी। ठीक है, कि भाई दोनों के हिसाब से जो अच्छा होगा, मतलब केंद्र सरकार भी कानून बनाए, राज्य सरकार भी कानून बनाए। ठीक है, दोनों के लिए दिया गया था। लेकिन आज के समय में इसमें से 4 जो है इसमें आ गए, तो इस समय 52 विषय हो गए हैं किसमें, संवर्तीय सूची में, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, जिस पर कानून बनाने का जो है पावर जो है किसको दे दिया गया है, केंद्र सरकार को दिया गया है कि इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कई बार होता है कि संवर्तीय सूची में कुछ ऐसे कानून है, मान लो दोनों कानून बना रहे हैं, लेकिन दोनों अगर कानून बनाते हैं, राज्य बनाता है और केंद्र सरकार बनाता है, दोनों के कानून में अगर क्लैश आ जाता है,
मतभेद आ जाता है या विरोधाभास आ जाता है तो वहां पर राज्य द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। किसका लागू होगा, केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो लागू होगा। समझ गए? चलिए आगे हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि राज्य सूची पर कानून निर्माण करने की संसद की शक्ति है। अब राज्य सूची में भी कभी कभी क्या हो सकता है कि संसद जो है कानून बना सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिस पर राज्य के जो सूची हैं उस पर संसद कानून बना सकता है। ठीक है, पहली, अगर संकट काल की घोषणा हो जाए, इमरजेंसी की घोषणा हो जाए। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। अगर इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है तो राज्य सरकार की जितने विषय हैं, राज्य सूची के जितने विषय हैं उस पर केंद्र सरकार कानून बनाने लगेगी। ठीक है, या बना सकती है। अगला देखें, राज्य सूची में कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है, अगर कोई ऐसा विषय है राज्य सूची का जिसपे लगता है कि भाई ये राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है, जिसपे तो केंद्र सरकार क्या करेगी, उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो यहां भी आप देखेंगे कि केंद्र सरकार के पास पावर आ गया राज्य सूची पे भी। अगर राज्य के विधानमंडलों की प्रार्थना, अगर राज्य के विधानमंडल जैसे जो वहां के विधायक हैं वो रिक्वेस्ट कर देते हैं संसद से कि ऐसा है भाई, आप जो है ना इस विषय पे आप कानून बनाओ, तो राज्य अगर इस तरह का, राज्य के जो विधानमंडल इस तरह का रिक्वेस्ट करते हैं संसद से, तो संसद जो है उस पर कानून बनाएगी। मतलब केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, विदेशी राज्यों से संधि के पालन कराने के लिए भी कानून बनाती है केंद्र। मान लो केंद्र सरकार कोई संधि कर ली विदेश में, और ऐसी संधि की जिसमें बोल दिया कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है ना हम परमाणु संयंत्र का कारखाना लगाएंगे। ठीक है, तो अब वहां पे भूमि अधिग्रहण करना है या ऐसा कुछ भी, ऐसा कानून बनाना है तो केंद्र सरकार उसको बनाएगी, या उस संधि में ऐसा कोई क्लॉज है तो उसको पालन कराने के लिए राज्य मजबूर हो जाएगा, उसको पालन करना पड़ेगा अगर केंद्र सरकार कोई संधि करती है विदेशों के साथ। तो अभी देखो जैसे बांग्लादेश में एक संधि हुई थी ना, जिसमें मोदी जी ने क्या किया था कि बांग्लादेश के कुछ जो सीमावर्ती इलाके थे वहां की जमीन को बांग्लादेश को दे दिया था। तो राज्य उसमें अपोज नहीं कर सकता है क्योंकि वो केंद्र सरकार का मैटर था, क्योंकि संधि हुई थी, तो वहां राज्य अपोज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये संधि को पालन कराने के लिए कर सकता है। राज्य में संवैधानिक व्यवस्था अगर भंग हो जाए, अगर राज्य में ऐसी स्थिति आ जाए कि मतलब वहां की शासन व्यवस्था जो सरकार है वो डमाडोल हो जाए, या सरकार गिर जाए, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जो राज्य के सरकार के बस के बाहर की बात है। अभी आप देखोगे तत्काल में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, क्यों लगा था, क्योंकि वहां संकटकालीन स्थिति आ गई थी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, राज्य में इमरजेंसी लग जाता है। इमरजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन ना लीजिए कि क्या है, किस किस आर्टिकल के तहत लगता है तो क्या होता है, इसका एक एकदम अलग ही क्लास होगा। ठीक है, संकटकालीन प्रावधान करके है, इस पे बहुत विस्तार से हम बात करेंगे। तो राज्य का जब संवैधानिक व्यवस्था भंग होता है तब केंद्र के पास चला जाता है मामला। उस राज्य पे जिसका भी व्यवस्था भंग हुआ है उस राज्य पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास आ जाता है। राज्यपाल द्वारा विधेयक, अगर राज्यपाल के पास कोई विधेयक गया है, मान लो विधानसभा ने कुछ पास करके राज्यपाल को भेज दिया कि भाई इस पर साइन करो, लेकिन राज्यपाल उसे रक्षित कर लिया राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए कि राष्ट्रपति के पास हम भेजेंगे, तब क्या होगा, क्योंकि राज्यपाल तो केंद्र सरकार का एजेंट है, तो राष्ट्रपति के पास भेजने का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास भेजना। ठीक है, तो वहां भी ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो राज्यपाल जो है अगर उस विधेयक को रक्षित रख लेता है, तो आप देख रहे हो कि राज्य सूची पर भी कितना पावर दे दिया गया है केंद्र सरकार को। ठीक है, तो क्या हम इसे संघीय व्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि संघीय व्यवस्था में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए यहां भी आप देखोगे कि कुछ लक्षण एकात्मक वेग के मिल रहे हैं। अगला देख लेते हैं, अगर प्रशासकीय संबंध के बारे में अगर हम तुलना करें कि क्या ये संघीय है कि एकात्मक है, तो यहां भी हम देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में क्या है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन को देखें तो संघ सरकार द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिए जा सकते हैं। राज्य सरकार को संघ सरकार निर्देश दे सकता है कि देखो इस तरह से प्रशासन चलाओ, इस तरह से करो, इस तरह से करो। ठीक है, तो ये निर्देश को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपातकाल लग गया,
नेशनल इमरजेंसी लग गया या कोई सेना का ड्रिलिंग चल रहा है या सेना का कोई सुरक्षा के लिए जो साजो सामान है या अस्त्र शस्त्र हैं उसके लिए निर्देश दे सकता है, ठीक है, कि संघ सरकार राज्य सरकार को, और राज्य सरकार को उसको पालन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो कि संघ सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, यानी संघ सरकार राज्य सरकार से पावरफुल हो गया। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। अगर राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति किसके सिफारिश पे करता है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश पे करता है, समझ रहे हो ना। तो राज्यपाल जो है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट ही हुआ, ठीक है। अगला देखिए आर्थिक सहायता। अगर आर्थिक सहायता के बारे में आप देखोगे तो हर स्टेट पहुंचता है केंद्र के पास कि सर मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसा दे दो, और जितना आर्थिक सहायता है वो राज्य सरकार स्टेट को देता है, ठीक है। तो आर्थिक मामले में भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होगा। जनजातियों के कल्याण के लिए आयोग का गठन भी राज्य सरकार करता है, ठीक है। जितने आयोग बनेंगे उसका गठन राज्य सरकार करेगा। अखिल भारतीय सेवा, जिसके तहत मान लो यूपीएससी जो होता है, यूपीएससी और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है, ये कहाँ से बनते हैं? यहीं से तो बनते हैं। अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है, यहीं से बनते हैं। और यही लोग जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो कहाँ जाते हैं? स्टेट में जाते हैं, डीएम एसडीएम जो भी है वो बनते हैं। और वो किसके कंट्रोल में होते हैं? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तब उनको बुला सकती है, ठीक है। तो अधिकांश प्रशासनिक सेवाएं भी किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। जल विवाद का निपटारा करना है। अगर जल विवाद से संबंधित, मतलब जल को लेकर कोई विवाद दो राज्यों के बीच में हो गया तो उससे संबंधित, उसके निपटारे से संबंधित भी कानून बनाने का जो अधिकार होगा किसके पास होगा? संघ सरकार के पास होगा, ठीक है। राज्य सरकारों को संघीय कार्य सौंपना। राज्य सरकार को कोई संघीय कार्य सौंपना है, ठीक है। संघ ने बोल दिया कि भाई थोड़ा सा ये वाला काम करो, कि जैसे मान लो उसने बोल दिया कि देखो वहां पे सेना जा रही है, सेना के रख रखाव के लिए ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, उनको करना पड़ेगा। या मान लो बाल मजदूरी के लिए कोई कानून बना दिया तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो राज्य सरकार अगर कोई भी कार्य सौंप देती है केंद्र सरकार राज्य सरकार को, तो उसको राज्य सरकार को पूरा करना पड़ेगा। संचार साधनों की सुरक्षा, जितने संचार साधन हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार को केंद्र सरकार दे सकती है और राज्य सरकार को ये करना पड़ेगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो जितनी प्रशासनिक शक्तियां हैं ये किसके पास चली जाएंगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाएंगी, ठीक है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई आरोप की जांच अगर शुरू हो गई है तो वो जांच कौन करेगा? वो भी केंद्र सरकार करवाएगी, ठीक है। अरे भाई सीबीआई हो गया, चाहे जो भी जांच एजेंसियां हैं वो किसके कंट्रोल में है? वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो अगर कोई मुख्यमंत्री के विरुद्ध जांच की आदेश हो जाता है तो वहां पे भी सारा का सारा देख रेख किसके अंडर में होगा? केंद्र सरकार के अंडर में होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि प्रशासनिक शक्तियां भी अगर हम देखें तो राज्य के कई सारी प्रशासनिक शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर वित्तीय संबंधी देखें तो वित्तीय संबंधी में जो कर होता है, क्योंकि बिना वित्त के तो कोई भी देश नहीं चल सकता, आपका घर नहीं चल सकता बिना अर्थ के, तो देश कहां से चलेगा? राज्य कहां से चलेगा? तो अब देख लेते हैं कि करों की वसूली पे क्या व्यवस्था किया गया है। संघ सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है ना, उसमें उत्तराधिकार कर है, संपत्ति कर है, समाचार पत्र का कर है, ये सारे कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं? संघ सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। और संघ द्वारा जो है कुछ कर ऐसे लगाए जाते हैं जिसको लगाता तो संघ सरकार है लेकिन वसूलता राज्य सरकार है, जैसे स्टंप शुल्क हो गया, ठीक है। कुछ कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं और वसूले राज्य के द्वारा जाते हैं, ठीक है, राज्य में बांट लिया जाता है उसको, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। लेकिन यहां भी अगर आप देखोगे तो संघ की अधिक पावर आएगा इस पे, ठीक है, कि करों की वसूली पर भी। संघ द्वारा राज्यों को सहायता, अनुच्छेद 275 में व्यवस्था की गई है कि जो संघ सरकार है वो राज्यों को क्या करेगा? अनुदान देगा, ठीक है, ताकि हर राज्य जो है आर्थिक विकास बराबर तरीके से कर सके, ठीक है। मान लो कोई राज्य है जो अपना जो आर्थिक रूप से सक्षम हो रहा है लेकिन दूसरा स्टेट है वो आर्थिक रूप से उतना विकास नहीं कर पा रहा, तो उसको बैलेंस करने के लिए केंद्र सरकार क्या करती है कि स्पेशल अनुदान देती है उस राज्य को, ठीक है। तो ये व्यवस्था 275 में, आर्टिकल 275 में संविधान में की गई है। एक वित्त आयोग भी बनता है, ठीक है।
वित्त आयोग का काम क्या होता है? वित्त आयोग का काम होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने पैसे, मान लो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, उसको राज्य के बीच में बांटा कैसे जाए। ठीक है, तो ये 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग क्या करता है, वो स्टडी करता है और उस दौरान जितना हमारा इकोनॉमी आता है उसको बांटने का काम, किस तरह से बंटवारा हो राज्यों के बीच में और केंद्र सरकार के बीच में, इसका प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 280 में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, और वित्त आयोग को गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, जाहिर सी बात है। तो यहां भी केंद्र को आप देखोगे ज्यादा पावर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप हम देखें तो भारत के संविधान में कुल मिला के आपको क्या मिला कि इसमें भारत संघीय व्यवस्था को भी रखा गया है और एकात्मक व्यवस्था को भी रखा गया है। तो ये अर्ध संघात्मक जैसा कुछ प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी भी इस पे बहुत सारे विवाद हैं, डिबेट हैं स्कॉलर्स के बीच में। ठीक है, अब आपने पूरा समझ लिया, एकात्मक भी है, संघात्मक भी है हमारा देश। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला, भारतीय संविधान की प्रमुख संघात्मक विशेषता लिखिए, क्वेश्चन आ जाएगा। तो सिर्फ 4 जो मैंने शुरू में बताया है वो आपको लिखने हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक परंतु आत्मा एकात्मक है। अब आपको 4 जो मैंने वो बताए थे वो लिखने हैं और बाद में जो एकात्मक के बारे में मैं बताया हूं वो सारी विशेषताएं लिखनी पड़ेगी। सवाल आ सकते हैं, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण को स्पष्ट कीजिए। अब एकात्मक लक्षण के बारे में पूछा है तो सिर्फ एकात्मक लक्षण को आप हेडिंग डालेंगे, उसको थोड़ा थोड़ा करके 2-2 4-4 लाइन में समझा देंगे, आपका आंसर कंप्लीट है। केंद्र और राज्य के संबंध को विस्तार से समझाइए। अब केंद्र और राज्य के संबंध को समझाना है तो क्या क्या समझाओगे आप? विधायी के बारे में समझाओगे, प्रशासनिक समझाओगे और उसके बाद वित्तीय जो संबंध है मैंने समझाया ना अभी कि क्या है। विधायी में किस तरह से संघीय सूची बन रहा है, राज्य सूची बन रहा है, संवर्ती सूची बन रहा है, अवशिष्ट शक्तियां बन रही हैं, तो ये तो तुम्हारा विधायी हो गया। ठीक है, ऐसे प्रशासनिक के बारे में बताया कि राज्य पे कब कब कानून बना सकता है संसद। ठीक है, तो राज्य और संसद के बीच में किस तरह से प्रशासनिक संबंध बन रहे हैं। वित्त के बारे में बता दिया कि कैसे राज्य जो है कुछ चीजों पे राज्य इंडिपेंडेंट अपना कर लगाता है, वसूलता है। कुछ पे क्या होता है कि संसद कर लगाती है लेकिन राज्य वसूलता है। कुछ पर क्या होता है कि केंद्र ही लगाता है और केंद्र ही वसूलता है। फिर किस तरह से वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, और वित्त आयोग जो है किस तरह से उस पैसे को राज्य और सरकार के, केंद्र सरकार के बीच में किस तरह से बांटा जाए, इसके बारे में। तो जब भी अगर ये पूछेगा केंद्र राज्य के संबंध में विस्तार से समझाओ, तो बस ये 3 जो है ना, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंधों को समझा दोगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, एकदम आसान है, समझा दिया हूं मैं, हेडिंग वाइज समझा दिया हूं। और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विश्लेषण कीजिए, इसके बारे में भी मैंने समझा दिया है। हालांकि मैं इस सब का आंसर के साथ भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे जब आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ जाएगा, जैसे 1-1.5 महीना रह जाएगा, तब मैं ये डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।